2,65,000 करोड़। यह है साइज भारत सरकार द्वारा अनाउंस्ड आत्मनिर्भर भारत 3 पैकेज का। अगर सरकारी आंकड़ों को हम देखें, सरकार के अनुसार जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1 से लेके आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 है, उसका जो साइज है टोटल वो 30 लाख करोड़ है। ये 30 लाख करोड़ हमारी इकोनॉमी का 15% होता है दोस्तों। तो एक ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 में, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उसमें गवर्नमेंट ने 12 अनाउंसमेंट्स किए। वो 12 पॉइंट डायरेक्टेड थे डिमांड साइड के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए, सप्लाई को स्ट्रेंथन करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इकोनॉमी को समझना है, बेसिकली इकोनॉमिक्स में दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक होता है सप्लाई और दूसरा होता है डिमांड। आपका जो एक इकोनॉमी का जो सप्लाई सिस्टम है, वो बेसिकली एक डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड को कैटर करता है। तो एक आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आप अपने डोमेस्टिक डिमांड जो है अपने देश की, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक डिमांड है, उसको आप पूरी तरह से कैटर कर पाए और आपका जो सप्लाई सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो कि आप कुछ एक्सपोर्ट भी कर पाए। तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। अब जब डिमांड साइड आपका स्ट्रांग होता है, जब कंजम्पशन स्ट्रांग होता है, तो सप्लाई साइड भी स्ट्रांग हो जाता है और उस सप्लाई साइड को स्ट्रांग करने के लिए एम्प्लॉय भी जनरेट होता है। कोई भी जो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। और दोस्तों, जो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, उसको जब वेजेस मिलते हैं तो वही कंजम्पशन को भी सपोर्ट करता है। तो ये एक साइकिल है दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं जो ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के 12 अनाउंसमेंट्स हैं, वो क्या कंजम्पशन को बढ़ा पाते हैं, डिमांड को स्ट्रेंथन कर पाते हैं, सप्लाई सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर पाते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये पैकेज मार्केट रैली को और आगे ले जा पाएगा। जो मार्केट में अभी बुल रन चल रहा है, इसको और सस्टेन कर पाएगा और ले जा पाएगा तो कहां तक ले जा पाएगा, कौन से सेक्टर्स को इंपैक्ट करेगा। क्या यह पैकेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर पाएगा। इसमें किसानों के लिए क्या है, एक्सपोर्टर्स के लिए क्या है, ऑटो सेक्टर के लिए क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या है, हाउसिंग सेक्टर के लिए क्या है, जो सेक्टर्स स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उनके लिए क्या है, हम सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2 के जो अनाउंसमेंट्स थे उसमें क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे पूरे 12 पॉइंट जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के हैं, उनका अपन डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उससे रिलेटेड क्या क्या स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बातें करते हुए चलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2 में जो अनाउंसमेंट्स हुए थे उनमें क्या प्रोग्रेस हुई है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2 में गवर्नमेंट ने बेसिकली कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश की थी। उसमें उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था एलटीसी वाउचर स्कीम। एलटीसी वाउचर स्कीम के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो एलटीसी का पैसा मिलता है, एलटीसी मीन्स उनको कहीं भी इंडिया में ट्रैवल करने के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है। तो दोस्तों, कोविड के कारण जो एलटीसी लोग अपना यूज नहीं कर पाए हैं, उनको गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी थी कि वो अपना जो एलटीसी का पैसा है उसको किसी दूसरी चीज को कंज्यूम करने के लिए यूज कर लें। वो ऐसे आइटम्स कंज्यूम करने के लिए उन्होंने कहा कि जिसपे 12% प्लस जीएसटी है, उसको कंज्यूम करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको ये फैसिलिटी दी थी। तो दोस्तों, उसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि एलटीसी वाउचर स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी गई है। ये प्रोग्रेस है अभी तक। तो इसके बारे में मुझे जो लगता है, ये स्कीम कोई इतना ज्यादा कंजम्पशन बूस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट की इसमें कंडीशन थी कि जो उनको अमाउंट मिलने वाला है इसका, उसका 3 गुना उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत लोग इसको एक्सपेंडिचर करने में इंटरेस्टेड होंगे। फिर एक स्कीम थी फेस्टिवल एडवांस स्कीम। ये फेस्टिवल एडवांस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आफ्टर 6th पे कमीशन जो थी वो हटा दी गई थी, खत्म कर दी गई थी। उसको गवर्नमेंट ने इस साल के लिए फिर से लागू किया था और उसके तहत हर एम्प्लॉय को 10,000 रुपए का फेस्टिवल एडवांस दिया जाना था। दोस्तों, फेस्टिवल एडवांस मतलब वो सिर्फ एक एडवांस था, जो भी लोग उसको लेंगे उनसे रिकवर किया जाएगा। वो जो फेस्टिवल एडवांस है उसको गवर्नमेंट ने जो है वो उत्सव कार्ड्स के द्वारा, एक जो प्रीपेड कार्ड्स के द्वारा दिया है। तो उसमें बेसिकली एक कंडीशन हो गई कि उसको एनकैश तो वो कर नहीं सकते, उसको भी कंज्यूम उनको करना पड़ेगा। तो आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे और कितने लोगों ने उसको लिया होगा। तो आई डोंट थिंक ये दोनों स्कीम बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी। ऑल्दो गवर्नमेंट का इंटेंट था कि इससे कंजम्पशन बढ़ाए, बट मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बहुत ज्यादा हुआ होगा। एक पॉइंट इसमें यह है कि 25,000 करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ रोड को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अभी प्रोवाइड किए गए हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है उसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में। 11 स्टेट्स को गवर्नमेंट ने 3,621 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिए हैं दोस्तों। ये जो 3,621 करोड़ है, इसमें बिहार इंक्लूडेड नहीं है। बिहार को 450 करोड़ और प्रोविजन गवर्नमेंट ने किया हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया वो ये है कि
तकरीबन 40 लाख इनकम टैक्स असेसीज का जो रिफंड होना था वो रिफंड प्रोसेस कर दिया गया है और उसका जो अमाउंट है वो 1,32,800 करोड़ है। तो दोस्तों ये एक बड़ा स्टेप है। ऑल्दो ये पैसा तो इनकम टैक्स असेसीज का ही था, बट ये इतना पैसा सिस्टम में भी वापस आएगा, इकोनॉमी में वापस आएगा, तो ये कंजम्पशन को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रोग्रेस आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2 का। तो अब हम बढ़ते हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के अनाउंसमेंट्स के तरफ, जो कि 12 अनाउंसमेंट्स हैं। तो पहला अनाउंसमेंट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये एक नई स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है जो कि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए है, और मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा। बेसिकली ये जो स्कीम है वो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की तर्ज पर है, जो कि 31/3/2019 तक चली। तो इस स्कीम के जो बेनिफिशियरी होंगे दोस्तों वो लोग होंगे जो 1 अक्टूबर 2020 से नई जॉब में आएंगे, मतलब जो नए एंट्रेंट्स होंगे, या तो नए एंट्रेंट्स हों या ऐसे लोग जो 1 मार्च 2020 से लेके 30/9/2020 तक या तो जॉब से निकाले गए या उन्होंने जॉब छोड़ दी और वो वापस से 1 अक्टूबर 2020 से नई जॉब ज्वाइन करते हैं और उनकी सैलरी अगर 15,000 से कम है तो वो इसके बेनिफिशियरी होंगे। तो दोस्तों जो ये नए जॉब क्रिएट होंगे, जो ये लोग नए ज्वाइन करेंगे, क्या ये सबको बेनिफिट मिलेगा इसका? नहीं दोस्तों, ये सबको नहीं मिलेगा। इसमें एक कंडीशन है कि कौन से एस्टेब्लिशमेंट्स को, यानी कौन सी कंपनीज को या कौन से उद्योगों को ये बेनिफिट मिलेगा। ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हो। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेसिकली प्रोविडेंट फंड से डील करती है। तो इसमें जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स इसमें रजिस्टर होंगे उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा। और उसमें भी एक और कंडीशन है कि वो सारे एस्टेब्लिशमेंट जिनमें ऑलरेडी अगर 50 एम्प्लॉयज हैं, 50 तक एम्प्लॉयज हैं, तो अगर वो कम से कम 2 लोगों को नई जॉब देंगे 15,000 से पर मंथ के अंदर तक की, तो ही उनको ये बेनिफिट मिलेगा। और अगर 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं उनके पास, तो कम से कम उनको 5 नए एम्प्लॉयज को जॉब देनी होगी, तभी वो एस्टेब्लिशमेंट्स ये बेनिफिट के लिए कवर होंगे। ये फायदा इनको कब तक मिलेगा दोस्तों? अगर ये इस चीज का फायदा 30 जून 2021 तक कोई भी एस्टेब्लिशमेंट उठा सकता है। और जो सारे नए एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो ईपीएफओ में रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो अब से लेके 30 जून 2021 तक इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अल्टीमेटली फायदा होगा क्या, वो बेनिफिट क्या होगा? हमने बेनिफिशियरी डिस्कस किया, हमने एस्टेब्लिशमेंट डिस्कस किया जिसके थ्रू उस बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट क्या होगा अब हम वो आपको बताते हैं। वो बेनिफिट होगा प्रोविडेंट फंड की सब्सिडी। मतलब कोई भी ईपीएफओ रजिस्टर्ड जो एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं उनको अपने एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी देनी होती है। तो अब ये जो प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी है वो कुछ परसेंट, 12% जो है वो एम्प्लॉय से कटता है पैसा, और बाकी 12% ऑर्गेनाइजेशन को मिलाना पड़ता है। तो 12% एम्प्लॉय का और 12% जो एम्प्लॉयर है उसको मिला के प्रोविडेंट फंड में जाता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट 1,000 तक एम्प्लॉयज रखते हैं उनका ये दोनों कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी, गवर्नमेंट बियर करेगी और ये 2 साल तक गवर्नमेंट उनको देगी। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट में 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो जो एम्प्लॉय का 12% कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट देगी और एम्प्लॉयर का 12% एम्प्लॉयर को ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस योजना का क्या बेनिफिट होगा? इस योजना का बेनिफिट होगा रिडक्शन इन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है वो घट जाएंगे कि जो क्योंकि जो 1,000 एम्प्लॉय तक जो संस्थाएं हैं उनका तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी जो है वो गवर्नमेंट बियर कर रही है। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? दूसरा बेनिफिट ये होगा कि इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तीसरा जो फायदा होगा वो क्या होगा? जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको बड़ा बनने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा सपोर्ट दे दिया है। वो अगर आज चाहें, वो अगर देश को बनाने के काम में लगें, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, रिस्क लें कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो प्रोविडेंट फंड सपोर्ट दे रही है, वो एमएसएमई सपोर्ट दे रही है। तो एक गवर्नमेंट ने ये इंडिकेशन दिया है कि आप देश को बनाने का काम करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, तो गवर्नमेंट जरूर आपको सपोर्ट करेगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है छोटी कंपनीज को बड़ा बनने के लिए। इसमें एक और बेनिफिट ये आएगा कि एक जो लोअर मिडिल क्लास है वो बहुत स्ट्रांगली इसमें इमर्ज करेगा। तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड स्कीम। दूसरा जो अनाउंसमेंट है दोस्तों वो ये है कि जो ईसीएलजीएस स्कीम थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके बारे में हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में भी, और हमारा जो आत्मनिर्भर 1 का पैकेज था उसमें भी हमने डिस्कस किया था। तो ये जो स्कीम थी वो अभी अक्टूबर तक वैलिड थी, उसको बढ़ा के पहले गवर्नमेंट ने नवंबर तक कर दिया था। अब उसमें नया इंप्रूवमेंट ये है कि वो स्कीम जो है 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई है। मतलब इसके जरिए जो क्रेडिट मिलने वाला था उसको आप 31 मार्च 2021 तक भी कोई संस्था, कोई एमएसएमई, कोई यूनिट अगर ये लोन लेना चाहती है तो वो उसको मिल सकेगा। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये 3 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट था और अभी तक क्या है, इसमें 2 लाख
2.05 लाख करोड़ ही सैंक्शन हुआ है। तो 1 लाख करोड़ की वैसे भी स्कोप गवर्नमेंट के पास बच रही थी, तो इसको वैसे भी बढ़ना ही था। इसमें दोस्तों क्या था, पहले जो है एमएसएमई यूनिट्स ही एलिजिबल थे, या मुद्रा वाले जो बॉरोअर्स थे वही एलिजिबल थे। अब जो ये इस स्कीम में 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर जो स्ट्रेस में हैं, जो कामत कमेटी ने आइडेंटिफाई किए हैं, और सारे हेल्थ केयर सेक्टर के जितने भी यूनिट्स हैं उनको ये लोन एक्सटेंड किया जाएगा। और एंटिटीज, ऐसी एंटिटीज जो एसएमए जीरो हैं, मतलब एसएमए मींस स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो 30 दिन तक अपना ड्यू नहीं दे पाए, मतलब 30 दिन पहले तक उनको ड्यू देना था और 30 दिन तक नहीं दे पाए, तो वो भी इसमें कवर होंगे। 29/2/2020 तक जो भी ऐसी यूनिट थी वो कवर होंगी। अब ये स्कीम तो आपको मालूम ही है, फिर भी मैं एकदम जल्दी से बताता हूँ। इसमें क्या था, जो एग्जिस्टिंग लोन्स थे उनका 20% एक्स्ट्रा वो यूनिट्स लोन ले सकती थी बैंक्स से। और इसमें जो ये 20% एक्स्ट्रा जो दिया जाना था, ये गवर्नमेंट ने इसकी गारंटी ली हुई है, मतलब अगर इसमें से कोई पैसा डूबता है तो गवर्नमेंट बैंक्स को रिइंबर्स करेगी। अब ये जो लोन है इसका जो टेनर होगा वो 5 ईयर्स होगा, मतलब ये जो 20% आपने एक्स्ट्रा लिया है उसमें आपको 1 साल का मॉरेटोरियम होगा। 1 साल तक आपको जो भी 20% है वो नहीं चुकाना होगा, और बाकी 4 सालों में ये पूरा पेमेंट आपको करना है। जो थर्ड अनाउंसमेंट है दोस्तों, वो इस पूरे पैकेज की जान है। वो अनाउंसमेंट ये है कि 1,46,000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 10 चैंपियन सेक्टर्स को दिया जा रहा है दोस्तों। तो इसके बारे में एक बैकड्रॉप में आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले एक 51,355 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अनाउंस किया था। वो 3 सेक्टर्स के लिए था। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अराउंड 41,000 करोड़ था। की स्टार्टिंग मटेरियल्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए अराउंड 7,000 करोड़ का था, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के लिए 3400 करोड़ का था। तो दोस्तों आपको याद होगा, हमने इप्का लेबोरेटरीज वाला जो अपना वीडियो था उसमें की स्टार्टिंग मटेरियल्स और एपीआई की बात की थी। तो दोस्तों ये जो केस की स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं मेनली चाइना से इंपोर्ट होता है। तो अगर इसके ऊपर कुछ दिया जा रहा है ये बहुत पॉजिटिव है। तो ये तो दोस्तों 51,000 करोड़ का जो प्रोडक्शन इंसेंटिव है ये पहले अनाउंस कर चुकी थी गवर्नमेंट। अब इसमें गवर्नमेंट ने 10 नए चैंपियन सेक्टर जोड़े हैं। उन चैंपियन सेक्टर्स को 1,46,000 का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो मोर कॉम्पिटिटिव बनेगी, जो शायद अभी चाइना के सस्ते सामान का सामना नहीं कर पाती हैं। तो वो इंसेंटिव देने के कारण वो भी अच्छा प्रोडक्शन कर पाएंगी, फास्ट प्रोडक्शन कर पाएंगी, शायद कम प्राइस में प्रोडक्शन कर पाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों कि वो 10 चैंपियन सेक्टर्स क्या हैं, और उनके प्रभाव को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये स्लाइड आपके सामने है, जिसमें वो 10 सेक्टर्स हैं और उनको कितना कितना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट देने वाली है वो लिखा हुआ है। तो हम सबसे बड़े से शुरू करते हैं। तो पहला है इसमें ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अराउंड 57,000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा। इससे कौन कौन से स्टॉक्स प्रभावित हो सकते हैं थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। एमआरएफ, जमुना ऑटो, एमआरएफ बेसिकली टायर कंपनी है, तो सीएट, अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। उसके बाद हम आए तो जमुना ऑटो जो एक ऑटो इंसिलरी है, मुंजाल ऑटो, सुब्रोस, एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज, सुंदरम फास्टनर्स, मदरसन सुमी, वेबको, बॉश, ट्राइकॉल, राणे ब्रेक्स, जीएनए एक्सेल्स, प्रेसिशन कैम्पसॉफ्ट, वैरोक इंजीनियरिंग, ये सारे स्टॉक्स इससे प्रभावित हो सकते हैं, इनको फायदा हो सकता है। दूसरा जो सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल्स। अभी वैसे भी आप देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल बिल्कुल उबाल पे चल रहा है, और पिछले 1-1.5 साल में बहुत पैसा लोगों का इसमें बना भी है, आगे भी हमें स्कोप है कि इसमें बहुत पैसा बनेगा। तो फार्मास्यूटिकल जो है उसको 15,000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा। इससे कौन कौन से शेयर प्रभावित हो सकते हैं, सारे फार्मा शेयर्स हो सकते हैं। मेनली देखा जाए तो इप्का लेबोरेटरीज, आईओएल केमिकल्स, सोलारा, डिवीज, ग्लेनमार्क, गुजरात थेमीज, और भी बहुत बहुत है। 6,300 करोड़ का स्पेशलिटी स्टील जो कंपनीज हैं उनके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। तो ये दोस्तों इन्होंने बोला है स्पेशलिटी स्टील, मतलब नॉर्मल चीजें नहीं, जो स्टील में कुछ स्पेशल चीजें बनाते हो, जैसे कि जिंदल स्टील एंड पावर है, वो रेलवे लाइंस बनाता है, बहुत लंबी लंबी रेलवे लाइंस बनाती है। कल्याणी स्टील हुए, वेल्सपन कॉर्प हुआ। वेल्सपन कॉर्प जो है बेसिकली पाइप्स बनाते हैं स्टील के, बड़े बड़े पाइप्स बनाते हैं। तो जो स्पेशल स्टील्स वाली कंपनियां हैं उनको इसमें फायदा होगा। फिर 18,000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है एडवांस सेल केमिस्ट्री बैटरीज के लिए। तो बैटरीज को भी आप एक ऑटो एंसिलरी मान सकते हैं मेरे हिसाब से। तो उसमें हमारा रेजा बैटरीज और एक्साइड बैटरीज हुआ। फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स, इनका 5,000 और 12,000 करोड़ का है। इसमें देखिए आईटीआई जो है वो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाती है। एचएफसीएल हुआ, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, तेजस नेटवर्क्स हुआ, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हुई। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो ऑप्टिकल फाइबर बनाता है। तो ये सारे के सारे इनको बेनिफिट इससे मिल सकता है। लगभग 11,000 करोड़ का टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए है। तो इसमें वर्धमान जो है, इंडोरामा सिंथेटिक्स है,
गिन्नी फिलामेंट्स है, रेमंड्स है, सियाराम सिल्क्स है, इन सबको फायदा हो सकता है। फिर फूड प्रोडक्ट सेक्टर है जिसको 11,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया है, तो इसमें वरुण बेवरेजेस, आईटीसी विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, डाबर, प्रताप स्नैक्स, टेस्टी बाइट ईटेबल्स, फूड्स एंड इन सब कंपनीज को फायदा होगा। फिर हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स जिनके लिए 4,500 करोड़ का है, तो उसमें स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर है, अडानी पावर है, इन कंपनीज को होगा। इससे ज़्यादा मैं इस सेक्टर में ज़्यादा कंपनीज को जानता नहीं हूँ। देन फिर वाइट गुड्स है, वाइट गुड्स में 6,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया है, तो वर्लपूल, डिक्सन टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइजेस, सिम्फनी, इन सबको फायदा होगा। दोस्तों जो चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां जो अनाउंसमेंट है वो बेसिकली हाउसिंग, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। तो ये जो आत्मनिर्भर 3 है इसमें इस पे रियल एस्टेट पे, हाउसिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया है। तो फोर्थ अनाउंसमेंट दोस्तों वो है कि पीएम आवास योजना में 18,000 करोड़ नया एडिशन उन्होंने किया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी उसके अंतर्गत 2020-21 तक गवर्नमेंट को कुछ शायद 1 करोड़ घर बनाने, मुझे नंबर्स पे थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं है, शायद 1 करोड़ था, ये कंफर्मेशन सब्जेक्टिव टू कंफर्मेशन है। तो इतने घर बनाने थे गवर्नमेंट को, अफोर्डेबल हाउसेस बनाने थे। तो इस साल इसमें 8,000 करोड़ का अलोकेशन हुआ था, उसके ऊपर 18,000 करोड़ का अलोकेशन गवर्नमेंट ने और कर दिया है। इससे क्या होगा कि 12 लाख नए घरों की नींव डलेगी और 18 लाख घर जो कि चल रहे हैं बनने में वो कंप्लीट हो पाएंगे। इससे बहुत सारी नई जॉब क्रिएट होगी, अराउंड 78 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब क्रिएट होगी, ऐसा गवर्नमेंट का दावा है। करीब 25 लाख मैट्रिक टन स्टील यूज होगी, 131 लाख मैट्रिक टन सीमेंट यूज होगी। तो दोस्तों इससे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज को भी बहुत फायदा मिलेगा। सीमेंट में दोस्तों देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम सीमेंट, श्री सीमेंट, स्टार सीमेंट, गुजरात सीधी सीमेंट, उदयपुर सीमेंट वर्क्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, इनको भी फायदा मिलेगा। स्टील में दोस्तों टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, उन सबको फायदा मिलेगा। एफएम ने हमें ये भी बताया कि गवर्नमेंट ने 13,200 करोड़ स्वामी इंसेंटिव जो है, स्वामी स्कीम जो है उसके अंतर्गत खर्च किए, जिसके कारण 87,000 स्टक जो हाउसेस थे और फ्लैट्स थे वो कंप्लीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो पांचवा अनाउंसमेंट है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है, जो भी कोई प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके लिए है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ यूट्यूब पे वीडियोस है, मैंने पिछले अपने वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि कुछ यूट्यूब वीडियो वालों ने इसको कुछ थोड़ा सा गलत बताया है या पूरी जानकारी आपको नहीं दी है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इसमें बेसिकली ईएमडी के बारे में बात हो रही है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। दोस्तों अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं। कोई भी प्रोजेक्ट जब होता है, मान लीजिए मैंने कोई एक बिल्डिंग बनाने के लिए टेंडर बुलाया, तो गवर्नमेंट को ले लीजिए, गवर्नमेंट जो है अपने टेंडर्स बुलाती है, तो गवर्नमेंट ने कोई टेंडर बुलाया तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स अप्लाई करते हैं उनको एक अमाउंट देना होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट उसे हम कहते हैं। ये अमाउंट उनको क्यों देना पड़ता है दोस्तों, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने टेंडर बुलाया और 10 लोग टेंडर भर दिए और कुछ भी टेंडर भर दिए, बहुत सस्ती कीमत का भर दिए, और शायद वो सीरियस ना हो इस टेंडर को भरने के प्रति, तो उसकी सीरियसनेस चेक करने के लिए, क्योंकि अगर कोई आदमी सीरियस होगा तभी कोई पैसा डिपॉजिट करेगा, ये पैसा तब तक अटका रहता है जब तक टेंडर मिल नहीं जाता। 10 पार्टीज ने अगर अप्लाई किया है, 10 पार्टीज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देंगी, उनमें से एक सिलेक्ट होगी, बाकी 9 का पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, एक का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रिटेन किया जाएगा। तो दोस्तों अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी ये दो अलग अलग चीजें हैं, या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आप कह लें। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी है, उसको मान लीजिए टेंडर मिल गया, एक कॉन्ट्रैक्टर उसको टेंडर मिल गया, अब उसके बाद मान लीजिए टेंडर मिलने के बाद वो उस पर काम ही नहीं कर रहा, या जो जिस लेवल का, जिस क्वालिटी का गवर्नमेंट से बात हुई थी उस क्वालिटी का उसने नहीं बनाया, तो फिर वो एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी गवर्नमेंट उससे लेके रखता है या परफॉर्मेंस गारंटी उससे लेके रखता है, वो पैसा उसका जब्त कर लेगा। हाँ, जो ईएमडी उसने जो जमा किया है हो सकता है गवर्नमेंट उसको आगे रिटेन कर ले, बट जो ईएमडी का मेन पर्पस है वो एक परफॉर्मेंस गारंटी या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में नहीं है, वो शुरू में उसका इंटरेस्ट जाहिर करने के लिए है कि वो सीरियसली इंटरेस्टेड है। तो ईएमडी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या परफॉर्मेंस गारंटी में फर्क होता है दोस्तों। तो बेसिकली क्या अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, हम बात करें तो जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, वो 3% अब होगी, जो पहले 5 या 10% तक भी जाती थी। ईएमडी जो है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट भी जो है, अब नहीं लिया जाएगा टेंडर्स पे, उसकी जगह एक बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन लिया जाएगा। तो बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन लिया जाएगा मतलब उसमें पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ डिक्लेरेशन मांगा जाएगा। तो उस डिक्लेरेशन के कुछ कोवेनेंट्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, तो वो आगे आके हमको पता चलेगा। दोस्तों इससे क्या होने वाला है, इससे एक्चुअली ये होने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा अटक जाता था, मान लीजिए ईएमडी में जो पैसा अटका हुआ है या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी में पैसा अटका हुआ है, मान लीजिए एक 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसका 5% भी वो है, तो 5 करोड़ रुपए अगर
किसी कॉन्ट्रैक्टर का अटका हुआ है तो उसकी वर्किंग कैपिटल तो कम हो गई, तो वो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए उसे बैंक से या कहीं से इधर उधर से लेना पड़ेगा, या हो सकता है कभी कभार लिक्विडिटी क्रंच उसको फेस करना पड़े। तो ये जो स्टेप है इससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे अटके हुए प्रोजेक्ट्स को गति मिल जाएगी गवर्नमेंट के। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। दोस्तों ये जो सिक्स्थ पॉइंट है ये भी एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन लोगों को है और बहुत सारे यूट्यूब वीडियो वाले इसको ठीक से ना समझ पाए ना समझा पाए। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा क्योंकि इसको समझने के लिए भी एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो छठवां पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक टैक्स रिलीफ प्रोवाइड की है होम बायर्स को और डेवलपर्स को भी। अब ये कैसे प्रोवाइड की है, ये इसको समझने के लिए आपको तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेंगी। एक है सर्कल रेट, दूसरी है एग्रीमेंट वैल्यू और तीसरी है डिफरेंशियल। देखिए, एक घर, मान लीजिए एक मैं बिल्डर हूं और मैंने आपको एक घर दिया, घर बेचा। तो मान लीजिए उस घर को मैंने आपको 80 रुपए में बेचा। ये उसकी एग्रीमेंट वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, इस पे हम एग्रीमेंट करेंगे कि 80 लाख में मैंने आपको बेचा। एक उस घर का जो है एक सर्कल रेट तय होता है, वो गवर्नमेंट तय करती है, तो वो मान लीजिए 100 रुपए है। अब ये सर्कल रेट क्यों होता है दोस्तों? इसलिए होता है कि अगर सर्कल रेट गवर्नमेंट ना तय करे तो आप तो एग्रीमेंट पे हो सकता है 10 रुपए दिखाएं उसको कि मैंने 10 रुपए में इसको खरीदा है, तो गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी का लॉस होगा, टैक्सेशन में लॉस होगा। तो एक सर्कल रेट तय होता है। तो दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब तीसरा जो चीज है वो है डिफरेंशियल। तो जो डिफरेंशियल है वो सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू का डिफरेंस अमाउंट होता है। तो हमारे केस में 100 रुपए सर्कल रेट है, 80 रुपए एग्रीमेंट वैल्यू है, तो 20 रुपए डिफरेंशियल आ गया दोस्तों। अब यहां आपको मैं समझाता हूं कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो दोस्तों क्या था कि पहले जो प्रोविजंस थे उसमें गवर्नमेंट ने डिफरेंशियल सिर्फ 10% तक का अलाउ किया हुआ था। मतलब क्या कि अगर 100 रुपए सर्कल रेट है और 80 रुपए आपके घर की एग्रीमेंट वैल्यू है, तो गवर्नमेंट इसको 80 नहीं मानेगी। आप जो सर्कल रेट है उससे सिर्फ 10% ही कम जा सकते हो, मतलब 100 है तो 90 से कम गवर्नमेंट इसको नहीं मानेगी। तो जब 90 मानेगी तो बिल्डर ने भी ये माना जाएगा कि 90 में इसको बेचा, और होम बायर ने भी माना जाएगा कि इसमें 90 में खरीदा। तो दोस्तों क्या होगा कि जो एग्रीमेंट वैल्यू है वो तो 80 की है, तो यहां 10-10 रुपए जो है दोनों को गेन्स माने जाएंगे और दोनों के गेन्स में टैक्सेशन लगेगा। तो एक 80 रुपए का जो घर खरीदा और घर बेचा गया उस पर तो जो टैक्सेशन होगा सेलर को वो तो होगा ही होगा, लेकिन 10 रुपए एक्स्ट्रा पे भी उसको टैक्स लगेगा और होम बायर को भी कैपिटल गेन माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो चीज 90 की थी वो 80 रुपए का दिखा रहा है, तो उसको 10 रुपए कैपिटल गेन मान के उस पर भी टैक्सेशन होगा। तो इस कारण से क्या हो रहा था दोस्तों, बहुत सारी इन्वेंट्री अटकी हुई थी, बहुत सारे होम बने हुए थे, जो बिल्डर थे वो नीचे बेच नहीं चाह रहे थे, बेचना नहीं पा रहे थे, बेचना चाह नहीं रहे थे क्योंकि सर्कल रेट ज्यादा थे, होम बायर्स भी नहीं खरीद पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस डिफरेंशियल को अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा के 20% कर दिया है। और इसमें एक और छुपा पॉइंट है जो एफएम के अनाउंसमेंट में भी नहीं था, वो मैं आपको बता दूं। इससे एक और फायदा होगा, वो होगा स्टैंप ड्यूटी पे फायदा। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई 80 रुपए का एग्रीमेंट करते हैं तो उसके पर परसेंटेज मान लीजिए 1% स्टैंप ड्यूटी लगती है, तो 80 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर 80 पैसा हो गई। और वही कॉन्ट्रैक्ट अगर 70 रुपए का आप करते हैं तो 70 पैसा लगेगी। तो जो पहले 100 रुपए का अगर मान लीजिए सर्कल रेट था और आपने प्रॉपर्टी 80 की खरीदी थी, तो भी सिर्फ 10% डिफरेंशियल अलाउ था, मतलब 90 रुपए पे आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती। अब वो आपको 80 पे भी आप चला सकते हैं। तो स्टैंप ड्यूटी में भी आपको फायदा होगा, सरकार को नुकसान होगा, सरकार की स्टैंप ड्यूटी जाएगी, और टैक्सेशन में आपको फायदा होगा। तो इससे दोस्तों बहुत सारी जो इन्वेंट्री खड़ी हुई थी वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ 2 करोड़ तक की यूनिट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। दोस्तों ये जो पूरा जो मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ आत्मनिर्भर पैकेज के बारे में, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो आत्मनिर्भर पैकेज 1 था उसके ऊपर भी 3 वीडियोस थी, और ये जो अभी आत्मनिर्भर 3 डिस्कस हो रहा है इसमें भी हमने एक वीडियो उसके पहले बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो वो पहली वाली 3 और ये वो पिछली वाली जो है एक, वो 4, और इसको मिला के 5 वीडियोस होंगी। अगर आप इनको इसको अच्छे से देख लेंगे ना इन वीडियोस को, तो आपको इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। क्योंकि क्या हुआ है, ये पिछले जो आत्मनिर्भर पैकेजेस हैं इसमें गवर्नमेंट ने हर तरह की चीज़ों को टच कर लिया, और उसको टच किया तो उस पर जो हमने एनालिसिस किया है उस पर हमने भी पूरी इकोनॉमी की बहुत सी चीज़ों को टच किया है। तो अगर आप इसको देख लेंगे इन वीडियोस को, तो आपको बहुत अच्छी इकोनॉमी की करंट में जो पॉलिसीज है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। देखिए क्या है कि मार्केट्स और स्टॉक्स के ऊपर तो हम बात करेंगे ही, करते ही रहते हैं, पर अगर आप ये चीजें जान लेंगे ना तो आपका नॉलेज इतना अच्छा हो जाएगा कि आप खुद भी चीजों को समझ पाएंगे।
चलिए दोस्तों, हम 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट, आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने एक लाख 10,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी। तो वो NIIF डेट प्लेटफॉर्म के थ्रू करेगी, ऐसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। उसमें अभी गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन कर दिया है। इसके मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाता हूं दोस्तों, क्योंकि क्या है कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होता जा रहा है। अब हम क्विकली मूव करते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। तो जो 8वां पॉइंट है दोस्तों, वो है 65,000 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है फर्टिलाइजर्स के लिए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है दोस्तों। क्या है कि इससे हमारा जो एग्री सेक्टर है वो बहुत बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फर्टिलाइजर होती है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे फार्मर्स के लिए। पानी, जमीन, खाद, ये सब जो है सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर 65,000 करोड़ की अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो ये बहुत बड़ी सब्सिडी है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और अल्टीमेटली फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो सकेगा, अच्छा खाद्यान्न होगा, अच्छा फूड प्रोडक्शन होगा। दोस्तों, नोवा जो पॉइंट है वो भी एक एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए है। पहला जो हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो पॉइंट डिस्कस किया था EPFO वाला, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था। अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेबर्स है, उनके लिए है। तो ये जो नोवा पॉइंट है, उन्होंने उसमें क्या, गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना है वो एक्चुअली मनरेगा लिंक्ड योजना है। उसमें क्या हुआ कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट ने बजट में 61,500 करोड़ का अलोकेशन किया था। फिर आत्मनिर्भर भारत पैकेज में वन जो था उसमें 40,000 करोड़ एडिशनल दिया था। उसमें गवर्नमेंट ने अभी 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा अलोकेट करने का प्रावधान किया है। तो ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छी स्कीम है। दोस्तों, 10वां जो पॉइंट है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉइंट है। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने एग्जिम बैंक में 3,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए हैं। ये 3,000 करोड़ रुपए कैसे यूज होंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट से यूज होंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट, इंडिया जो है, हमारा जो देश है, वो डेवलपिंग इकोनॉमीज को एक लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, मतलब एक क्रेडिट सपोर्ट देता है। अब उस क्रेडिट सपोर्ट में गवर्नमेंट की ये कंडीशन है कि 75% जो, मतलब उस क्रेडिट से वो जो कंट्रीज हैं वो जो इंपोर्ट करेंगे, वो 75% कम से कम इंडिया से इंपोर्ट करना है। तो हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा और डेवलपिंग नेशंस के साथ, उन नेशंस के साथ हम एक अच्छा टाई अप कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। तो दोस्तों, अब हम आ गए 11वें पॉइंट की ओर। 11वां पॉइंट ये है कि 10,200 करोड़ का एडिशनल बजट गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया है। ये कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर कहाँ होगा? डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट्स में होगा, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया खुद बनाएगा, उसमें पैसा लगेगा। ग्रीन एनर्जी में पैसा लगेगा, जिसमें कोई कोल बर्न नहीं होगा, कोई एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ये पैसा यूज होगा और इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स के लिए होगा। इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि हम किसी भी इंडस्ट्री को प्रोडक्शन करने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए कुछ बेनिफिट दें। जैसे उसको टैक्स रिडक्शन दे सकते हैं। जैसे हमने आज EPFO कंट्रीब्यूशन की बात की थी कि प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, तो ये भी एक इंडस्ट्रियल इंसेंटिव है। या फिर कोई ड्यूटी में रिडक्शन कर सकते हैं। या मान लीजिए जैसे स्टील सेक्टर है और कहीं सस्ता स्टील चाइना से आ रहा है, तो आप उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। ये इंसेंटिव्स हैं। तो ये गवर्नमेंट इंसेंटिव के फॉर्म में ये करेगी। तो अब दोस्तों हम पहुंचते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ, वो है 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट ने 900 करोड़ का एक ग्रांट दिया है कोविड की वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, और ये दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। तो दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट ये पूरा पैकेज डिस्कस कर लिया है। अब ये जो स्लाइड आपके सामने आ रही है, इसमें एक ब्रेकअप दिया हुआ है कि 2,65,000 करोड़ का जो ये पैकेज है वो किस किस जगह डिवाइड होता है। तो ये स्लाइड जो है दोस्तों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको आप देखिए। और ये जो स्लाइड है ये हमें कोविड के कारण जो भी गवर्नमेंट ने पैकेजेस अनाउंस किए हैं उस पूरे पैकेज की जानकारी देता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो से बहुत लाभान्वित हुए होंगे। एक रिक्वेस्ट है हमारी कि बहुत मेहनत करके हम ये वीडियोस बनाते हैं, तो आप रेगुलरली हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद करें। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें और हमको अच्छा फीडबैक भी दें। और एक और दोस्तों, मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि आई एम ऑन ट्विटर नाउ। तो आप मुझे ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर की लिंक जो है, आप मेरे चैनल के बैनर पे आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो ट्विटर और फेसबुक दोनों पे मैं हूँ, उस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पे बहुत छोटे छोटे मैसेजेस के फॉर्म में मैं बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा उसका। एक कॉशनरी स्टेटमेंट है जो ये आपको स्लाइड में दिख रही है, इसको भी ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको एक कॉशन हमारे वीडियो के साथ क्या लेते हुए चलना है, एक डिस्क्लेमर जो है वो आपको मिलेगा। और फाइनल स्लाइड दोस्तों ये, जिसमें हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इसमें हमने अपने सब्सक्राइबर जो न्यू एडिशन है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।